प्यारे बच्चों, आज हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि क्लास 12 का है मैथ्स के लिए उसको चेक करेंगे। ये सीबीएसई ने रिलीज़ किया है ऑफिशियली इस सेशन के लिए 2025-26 के लिए रिलीज़ किया है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, सारे के सारे इनको चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से इज आइडेंटिफाई द फंक्शन शोन इन द ग्राफ। आपको एक ग्राफ दे रखा है और इसके बेसिस पे आपको पता करना है कि ए बी सी डी में से किस फंक्शन के लिए ग्राफ एप्लीकेबल है। ठीक है जी। तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पे जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू मिनिमम माइनस हाफ है और मैक्सिमम पॉजिटिव हाफ है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ माइनस हाफ, अगर मैं यहाँ पे माइनस हाफ डालता हूँ तो उसके लिए साइन इनवर्स माइनस हाफ के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये माइनस हाफ है, माइनस हाफ के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू -π/2 है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, कैसे देखते हैं। अगर ए ऑप्शन की हम बात करते हैं, साइन इनवर्स एक्स में आप डालें साइन इनवर्स माइनस हाफ। ठीक है जी, माइनस कॉमन आ जाएगा। दिस इज साइन इनवर्स हाफ और इसका वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं। दिस इज हाफ का वैल्यू 5/6 साइन 30 होता है। साइन 30 हाफ होता है, तो अगर आप इन्वर्स वाले में हाफ डालेंगे तो आपको एंगल मिलेगा -5/6। बट इस पेपर के अकॉर्डिंग माइनस हाफ पे आपको -π/2 दी है, जो कि मैच नहीं करता, तो ये रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन ए इज़ नॉट वैलिड। बी चेक करते हैं। बी में हमारे पास इन्होंने दिया है साइन इनवर्स 2x। तो साइन इनवर्स 2x में अगर आप x इज इक्वल टू माइनस हाफ डालते हैं तो चेक करते हैं कि हमें क्या मिलता है। दिस इज साइन इनवर्स, दिस इज साइन इनवर्स 1 -1, माइनस कॉमन आ जाएगा और साइन इनवर्स 1 आपको π/2 देगा। तो ये मैच करता है -π/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें माइनस हाफ अगर आप x डालते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू -π/2 है। सिमिलरली अगर आप पॉजिटिव हाफ डालेंगे तो आपको पॉजिटिव π/2 मिल जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है जी, इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन एक और पार्ट में है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुज डोमेन इज दिस। तो -1/3 एंड +1/3 है। आपको चेक करना है कि अगर मैं x की वैल्यू इसके अंदर डालता हूँ ए बी सी डी के अंदर, तो किसके लिए मेरे पास -1 to 1 रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, आपको ये चीज़ पहले से ही पता होनी चाहिए कि जो cos इनवर्स x है, इसमें आप x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं। x आपका बिलोंग करता है -1 to 1 के लिए। तो जो गिवन डोमेन है, गिवन डोमेन जब आप x की जगह पे रखेंगे तो अगर आपका ही स्टैंडर्ड डोमेन मैच कर जाता है वो ऑप्शन ठीक होगा। अगर मैं इनमें डालता हूँ -1/3 एंड +1/3, तो वो इससे मैच नहीं कर रहा, तो ए इज़ रॉन्ग। बी में अगर आप देखें, बी में अगर मैं x की जगह पे -1/3 डालता हूँ तो -1/9 बन रहा है, जो कि स्टैंडर्ड डोमेन के साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है जी, रिजेक्ट हो गया बी। सी में अगर आप चेक करें, सी में अगर आप x की जगह पे -1/3 डाल देते हैं यहाँ पे, तो आपको -1 मिलेगा, जो कि इससे मैच करता है। सिमिलरली अगर आप 1/3 डालते हैं तो 1/3 डालने के बाद आपको +1 मिलेगा, जो कि अपर लिमिट से भी मैच कर रहा है डोमेन की। तो सी ऑप्शन आपका वैलिड ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया है, 3 मैट्रिसेस आपको दी हैं ए बी एंड सी, और उसमें आपको गिवन है कि प्रोडक्ट ए बी एंड ए सी बोथ आर डिफाइंड। डिफाइन का मतलब उनको मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल है, और वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर की हैं। उनके बेसिस पे आपको एम एन पी एन क्यू का वैल्यू निकालना है। तो इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे नोट कर दिया मैंने आपके लिए। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m/4 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर n/3 है, और आपको दिया है कि ए बी डिफाइंड है। तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बी के नंबर ऑफ रोज से मैच करने चाहिए। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपके पास 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से n का वैल्यू आपको 4 मिल गया। और साथ ही ए बी का ऑर्डर क्या बना, ए बी का ऑर्डर आप जानते हैं कि इस
ए वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स को यूज करके हमने m/3 ऑर्डर निकाल लिया ए बी का। सिमिलरली उसने कहा है कि ए सी डिफाइंड है, तो ए का ऑर्डर ये है, सी का ऑर्डर ये है। अगर डिफाइंड है तो मतलब m/q विल बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए सी। तो यहाँ से आपको इसका भी ऑर्डर मिल गया और साथ ही आपको पता चल गया कि 4 मस्ट बी इक्वल टू पी। p इज इक्वल टू 4 होगा, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं और सी के नंबर ऑफ रोज p हैं। तो यहाँ से b का वैल्यू आपको 4 मिल गया। अब साथ ही आपको ये कहा है कि जो ए बी एंड ए सी हैं उनका ऑर्डर सेम है। सेम ऑर्डर मतलब आपको ये गिवन है कि m/3 इज इक्वल टू m/q। तो यहाँ से 3 इज इक्वल टू q। क्यू का वैल्यू भी आपको 3 मिल गया यहाँ से, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी बोला है कि ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। तो अगर क्यू 3 है तो एम बी 3 होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से एम बी 3 आपके पास अवेलेबल हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ इन्होंने डिमांड की हैं, वैल्यूज़ एम एन पी क्यू। तो यहाँ पे m दिस इज 3, n दिस इज 4 एंड देन इट इज p का वैल्यू भी 4 है और q का वैल्यू 3 है, 3 4 4 3। तो यहाँ से mn, या आप यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पर m n p q। तो देखो मैच करते हैं अब आंसर हमारा m/q 3, m और q 3 हैं हमारे, ठीक है बिल्कुल। nnp 4 है, nnp 4 है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है कि एक मैट्रिक्स ए दिया है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक आपको मैं याद करवा दूं कि किसी मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं, उसका ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल है, लाइक दिस। अगर ये मैट्रिक्स है ए, जैसा कि आपको गिवन है, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है, इसको ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने का मीनिंग क्या है कि जो रोज थे उसको अब कॉलम बना दिया। ये था रो 0 r-2, अब ये इसका कॉलम बन गया 0 r-2। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया यहाँ पे, जो थर्ड रो थी थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये ट्रांसपोज आप जानते हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप लेते हैं और वो -a के इक्वल आ जाता है, मतलब उसका नेगेटिव के खुद के नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो आप उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो वो लिखा, कंडीशन लगाई, a डैश इजकल टू -a, इट मीन्स a डैश प्लस a इजकल टू 0। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो हमारे पास ये आगे की ट्रांसपोज को मैट्रिक्स में जब ऐड करेंगे तो हर एलिमेंट 0 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उससे हमें सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज मिल रही हैं, लाइक r+3। अगर मैं r+3 को 0 को इक्वल रखता हूँ तो r-3 आ गया। p+p, 2p को 0 के इक्वल रखा तो p 0 आ गया हमारे पास। t और -4 को ऐड करके 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास t-4 से +4 हो गया, इक्वल टू जब चेंज होता है तो। एंड अनदर वेरिएबल इज q, ठीक है। q और -2 को जब आप ऐड करके, q और -2 को ऐड करके 0 के इक्वल रखते हैं तो q का वैल्यू भी 2 आ गया। तो q हमारे पास यहाँ पे +2 है। अब उसने आपसे डिमांड किया है कि q + t अपॉन p+r का रिजल्ट दिखाओ। तो जो वेरिएबल्स आपके पास थे उनकी वैल्यूज आपने यहाँ पे डाल के और यहाँ पे -2 रिजल्ट आपने निकाल दिया। तो यहाँ से थर्ड जो क्वेश्चन है उसका रिजल्ट आपके पास ए है, दैट इज -2। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दिया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 4 है और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट 27 है। तो आपको ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, आप इसको याद कर लें कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है दैट इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर द ऑर्डर -1। ए का ऑर्डर 4 दिया है तो ये 4 - 1 a³ हो गया यहाँ। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको दे रखा है 27, तो यहाँ पे 27 रखा, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब आ गया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ये एक रिजल्ट आ गया। अभी एक और चीज़ आप नोटिस करें कि ये इन्वर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं पहले से। यहाँ से
हमें एक्सप्रेशन वो बनाना है जिसकी वो वैल्यू चाहता है। वो चाहता है ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं यहाँ से। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या किया, ए इनवर्स के साथ, ए इनवर्स के साथ आई मल्टीप्लाई कर लिया। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आता। इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, ए इनवर्स उधर से आके ये बन जाएगा, या ऑल्टरनेटिवली हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स ए बोथ साइड, जब मैंने मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड तो ए इनवर्स तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन गया, यहाँ पे बचा सिर्फ आई इज इक्वल टू ये ए उधर चला गया, एंड साथ में है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आई, ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो यही आपसे वो डिमांड कर रहा है कि ए इंटू एडजॉइंट ए का क्या वैल्यू है, तो हमारे पास 3i आ गया। तो 3i, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे डिमांड के इनवर्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आपको निकालना है। मैट्रिक्स आपको दे रखा है, ठीक है जी, तो इसका इनवर्स निकालते हैं। ये आपके पास मैट्रिक्स था, ए इनवर्स का फॉर्मूला जैसे अभी हमने पहले जस्ट डिस्कस किया कि इट इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यूज़ आपके पास ही आएंगी, और ये मैंने ट्रांसपोज लिखा है यहाँ पे क्योंकि जब हम कोफैक्टर्स निकाल के फिल करते हैं तो उसका ट्रांसपोज लेना होता है, पर क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज भी खुद ही आ रहा है, तो इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो यहाँ पे इवेलुएट करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 0 30 आता है, 30 डिवाइड किया तो इसको 1/3, 1/2 और 1/5 ये वाला आपके पास रिजल्ट आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इट मैचेस विद ऑप्शन बी, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपली आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इनका प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का जो रिजल्ट है वो कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है आइडेंटिटी, और दिस इज 90 कॉस 90 0। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए बनता है 0। ठीक है जी। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एफ एक्स दिया है, कंटिन्यूटी में है, एट एक्स इजकल टू पाई, तो उसके अकॉर्डिंग आपको के का वैल्यू निकालना है। तो देखो हमने कैसे किया है, ये स्टेटमेंट को आपने लिख लिया, और कंटिन्यूटी में अगर कोई फंक्शन है तो इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम होता है, इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, पाई नेगेटिव, राइट हैंड लिमिट पे पाई पॉजिटिव। तो जब पाई नेगेटिव लगाएंगे तो एक्स लेस देन पाई लगेगा कि एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे एच को 0 बनाने के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एच किया, एच 0 बन गया, एक्स की जगह पे पाई माइनस एच रखा, फिर एच 0 था तो 0 रख दिया, एच के पाई प्लस 1, के पाई प्लस 1 आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। राइट हैंड लिमिट में एक्स पाई पॉजिटिव लेते हैं तो पाई पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेटर देन पाई वाला, तो कॉस एक्स लिखा। अब हमें पाई पॉजिटिव, पाई यहाँ पे एज इट इज़ नहीं रखना, पहले पुट एक्स इजकल टू पाई प्लस एच लिखा, उसके बाद एच 0 हो गया, कॉस ऑफ पाई प्लस एच, अब एच को 0 रखा और कॉस पाई की वैल्यू -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू के पाई प्लस 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू -1। बट क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूटी में गिवन है तो आप इनको इक्वल रख सकते हैं, के पाई प्लस 1 इजकल टू -1 रखा, तो यहाँ से के का वैल्यू -2/पाई आपके पास आ गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर डी है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि एक फंक्शन आपको दे रखा है और उसका डेरिवेटिव करके, यहाँ पे डैश है ना, डैश का मतलब डेरिवेटिव, कि उसका डेरिवेटिव करने के बाद अगर एक्स का वैल्यू 1 डालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। ये आपके पास फंक्शन जो गिवन था, तो क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स जो हैं प्रोडक्ट में हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स एज इट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आया एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है,
और यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ एक्स बना जाता है। तो अब डेरिवेटिव आ चुका है, दिस इज द डेरिवेटिव। इसमें आपने 1 डालना है एक्स की जगह पे। तो एक्स की जगह पे 1 डाला तो 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 और 1/2 प्लस पाई/4, दिस इज द फाइनल आंसर। तो हम ऑप्शंस में मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1/2 प्लस पाई/4, 1/2 प्लस पाई/4। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक फंक्शन दिया है और पूछा है कि वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे नोट किया ये आपका फंक्शन है। हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग के लिए उसका जो डेरिवेटिव है फंक्शन का दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन याद रखें। तो आपने उसका डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे था 0 -1 -4x, तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1 से मल्टीप्लाई करने से दोनों पॉजिटिव हो गए और इक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। इनइक्वालिटी चेंज होगी, पहले ग्रेटर देन लेस देन, ये बन गया, ये आप जानते हैं। अब x का वैल्यू यहाँ से आता है लेस देन इक्वल टू -1/4। तो अल्टीमेटली जो इंटरवल आपसे पूछ रहा है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो आपको पता है कि x की हर वो वैल्यू जिसके लिए वो -1/4 के इक्वल है या कम है, उसके लिए वो इंक्रीजिंग बन गया है यहाँ पे। तो -1/4 इंक्लूडेड है तो क्लोज इंटरवल में। इससे छोटी सारी वैल्यूज मतलब माइनस इन्फिनिटी से शुरू कर सकते हैं। इन्फिनिटी जहाँ भी आ जाएगा क्लोज इंटरवल आप लगा नहीं सकते, तो ओपन इंटरवल ही लगाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन मैच कर लेते हैं 9th क्वेश्चन में। ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर जाता है, तो 9th का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, इसमें से आपको बताना है कि इसको सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ, मतलब इस इक्वेशन में से आपको dx और dy खत्म करने हैं। तो जो x और y में एक्सप्रेशन बचेगा उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप इंटीग्रेट करेंगे ऑब्वियसली। इंटीग्रेशन करने के बाद जब x dx dy खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आपको बताना है कि वो किससे मैच करता है। तो हमने किया ट्राई। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपके पास स्टेटमेंट है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इजक्वल टू 0। ठीक है, वाई डी वाई को आर एच एस में ले गए, इंटीग्रेट कर दिया, x² माइनस y² प्लस सी। एंड ये माइनस वाला पार्ट इधर ले आए, या उधर भी रख सकते हैं, मैंने उधर ही रखा है। डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2c आ गया, इनके 2 खत्म हो गए ये वाले। और आप देख रहे हैं कि ये सर्कल की इक्वेशन बन गई है। दिस इज x² प्लस y² इजक्वल टू सम रेडियस का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो x² प्लस y² इजक्वल टू सम रेडियस स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन मैच करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें उन्होंने क्या डिमांड किया आपसे कि आपके पास एक इक्वालिटी दी है एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स, और आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ ट्राई किया एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स। ये आपके पास गिवन है पोर्शन, दिस इज गिवन। ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो आपने क्या किया, जो आपको निकालना है इसको आपने आई एज्यूम कर लिया, आई इजकल टू दिस। ठीक है, और हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पे दोनों लिमिट्स का सम करके, लाइक इट इज ए एंड बी ना, तो ए प्लस बी माइनस एक्स कर सकते हैं आप उसको। हर एक्स की जगह पे आप ए प्लस बी माइनस एक्स लिख दें, लिख दिया यहाँ पे एक्स था, ए प्लस बी माइनस एक्स आपने लिख दिया, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पर भी वैसे ही किया। ठीक है, अभी आगे हमने क्या किया, ये वाला जो पोर्शन जनरेट हुआ है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, आपको गिवन था कि ये वाला पोर्शन तो एफ एक्स के इक्वल है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको एफ एक्स रख दिया, यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने क्या किया कि ये ए प्लस बी के साथ एक बार एफ एक्स रखा है यहाँ पे, और माइनस एक्स के साथ में एक बार, मतलब स्प्लिट कर लिया इसको दो पोर्शन में, यहाँ पे स्प्लिट हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो ये वाला पोर्शन है ये वही है जो गिवन था फंक्शन, जिसका वैल्यू हमें निकालना है, आई है, मतलब शुरू में इसको आई मान के चले तो यहाँ पे ये भी आई है, तो आई ये इधर नेगेटिव आई है, नेगेटिव आई इधर आके पॉजिटिव, 2y इक्वल टू दिस रिजल्ट बच गया आपके पास। ठीक है,
तो अब यहाँ पे ए प्लस बी पॉजिटिव जो आपके पास है वैल्यू सम है, इसको कांस्टेंट है बाहर ले आई और ये 2 इधर डिवीजन में आ गया। तो जो ये रिजल्ट है ये मैच करते हैं आप, दिस इज द रिजल्ट, आंसर है आपके पास ही। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए डी ऑप्शन ए प्लस बी अपॉन टू ए टू बी एफ एक्स, ए प्लस बी अपॉन टू ए टू बी एफ एक्स, तो आपका 11th का डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और उसका रिजल्ट आपको दिया है यहाँ पे। तो उसमें ए की वैल्यू पूछिए, ए की वैल्यू मतलब यहाँ पे साइन रेस्ट पर 5 एक्स रेस्ट पर 4 इसका कोफिशिएंट है थी, तो वो निकालने के लिए हमें बेसिकली ये रिजल्ट को फाइंड आउट ही करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 को इवेल्यूट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे साइन और कॉस हैं आपके पास, तो इसमें आपने साइन एक्स रेस्ट पर 4 को टी पुट कर लिया, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने से ये वाला पार्ट आपका इस तरीके से dt बन गया। ठीक है जी, आप जानते हैं चेन रूल लगा यहाँ पे, साइन एक्स रेस्ट और 4 का डेरिवेटिव कॉस एक्स रेस्ट और 4 और फिर इसके बाद दोबारा एक्स रेस्ट और 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, एक्स इक्वल टू dt आ गया। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखेंगे 4x क्यूब मतलब एक्स क्यूब कॉस एक्स रेस्ट पर 4, कॉस एक्स रेस्ट पर 4 एक्स क्यूब और इस साथ में dx, इसका वैल्यू, इन तीनों का वैल्यू हमारे पास क्या बन गया dt अपॉन 4, तो dt अपॉन 4 यहाँ पे आ गया। इसको तो आपने रख ही दिया था t रेस्ट टू पावर 4। ठीक है जी, तो ये आपके पास नेट एक्सप्रेशन बना, इसको इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे t रेस्ट टू 5 अपॉन 5 प्लस c, t का वैल्यू दोबारा वही रखा, ये आ गया आपके पास। अब आपको क्वेश्चन में पूछा था इसने क्वेश्चन नंबर 12 में कि a का वैल्यू क्या है, तो साइन रेस्ट टू पावर 5 एक्स रेज टू पावर 4 साइन रेज टू 5 एक्स रेज टू 4, इसका कॉफिशिएंट ए है तो यहाँ पे 1/20, तो जो ए का वैल्यू 1/20 ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 12 का बी ऑप्शन बनता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास उन्होंने क्या मांगा है देखते हैं। ये देखो, अ बर्ड फ्लाइज थ्रू अ डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई बर्ड है उसके पास कोई एक वेक्टर की फॉर्म में उसने दिया है। A man standing beside a straight metro rail track given by this, एक रेलवे ट्रैक है उसका भी वेक्टर आपको दे दिया। द प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ इट्स फ्लाइट ऑन द मेट्रो ट्रैक, अब उस वेक्टर की प्रोजेक्शन, बर्ड के पाथ की प्रोजेक्शन रेलवे ट्रैक पे क्या होगी ये आपको निकालना है। ठीक है जी, ये वेक्टर हमें दे रखा है द फ्लाइट ऑफ बर्ड, और ये वाला आपको वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर हमने नीचे यहाँ पे लिखा है, दिस इज द रेलवे ट्रैक। ठीक है जी, अब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे निकालना है, तो इसकी जो प्रोजेक्टेड लेंथ है वो ये डार्क वाली रेड लाइन मैंने आपको दिखा रखा है, हमें ये बेसिकली ये निकालना है। ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, पहले हमने ऊपर वाले वेक्टर को रीअरेंज कर लिया, तो उसको ए प्लस बी लेमडा की फॉर्म में बना लिया। तो ये लेमडा के साथ वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली यहाँ से आपको डायरेक्शन रेशोज मिल जाएंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 2 1 ये वाले डायरेक्शन रेशोज हैं, इनका हमें काम है यहाँ पे। तो जब प्रोजेक्शन आप निकालेंगे तो इस वेक्टर के डी आर 1 2 1 इसके 1 2 3 से कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होंगे डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है इसके डी आर के स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट निकाला है, बेसिकली मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, इसका मैग्नीट्यूड लिया आपने और ऊपर डॉट प्रोडक्ट था, तो इसको सॉल्व करने के बाद 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 यूनिट्स जो है प्रोजेक्शन ऑफ दिस बर्ड्स फ्लाइट ऑन द रेलवे ट्रैक है। सो दिस इज द आंसर, इसको मैच कर लेते हैं। तो 8 अपॉन रूट 14, तो 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस फ्रॉम वाई एक्सिस दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया 3 4 5, जो उसने हमको पोजीशन वेक्टर दिया वहाँ से हमने डी आर्स ले लिए 3 4 5, तो यहाँ पे पॉइंट बना दिया। इसको वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेना है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग देखो ये लाइन ड्रॉ की है हमने, वाई के ऊपर जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे क्या,
वाई एक्सिस है तो एक्स जीरो होगा, जेड जीरो होगा, वाई सिर्फ वाई की वैल्यू मिलेगी, वाई यहाँ पे 4 है तो इधर भी 4 होगा, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस चल रहा है एक्सिस से। अब इन पे सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो 3 माइनस जीरो स्क्वेयर 3 स्क्वेयर, 4 माइनस 4 जीरो का स्क्वेयर, और 5 माइनस जीरो 5 स्क्वेयर। तो इनको ऐड किया, 9 प्लस 25 34 यूनिट इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया बी, तो 14th का ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर में हमारे पास क्या है, इन्होंने वेक्टर्स दिए हैं ए बी एंड सी, और दीज आर गिवन वेक्टर्स। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, इन्होंने लिखा है टू ए वेक्टर डॉट आई, मतलब जो ए वेक्टर आपको दिया है इसको आपने आई से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई डॉट जे 0, आई डॉट के भी 0, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 होता है बट आई जे और आई के 0 बन जाते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कॉस का होता है, तो कॉस 90 0 होता है। तो मीन्स आई जे और आई के 0, सिर्फ बचेगा क्या इस वाले एक्सप्रेशन में, आप देखें ए डॉट आई जब मैंने किया तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, तो 3 टू ज़ा 6, 6 आई। सिमिलरली यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे देखो नोट किया आपके लिए, टू ए वेक्टर डॉट आई को जब हमने सॉल्व किया तो 6 बचा, ये वाला आई हमने यहाँ पे लिख दिया आई। ठीक है, अब बी डॉट जे करते हैं। ये बी वेक्टर आपके पास पूरा है, इसको जब जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे डॉट आई भी 0, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे के डॉट जे भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 बचा है यहाँ से जे डॉट जे वाला। तो 1 के साथ आप यहाँ पे जे लगा दें, तो दिस इज -1 जे, राइट। अब यहाँ पे सी डॉट के, ये सी वेक्टर जो है इसको के से मल्टीप्लाई करें, यूनिट वेक्टर के से, तो आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, सिर्फ के डॉट के 1 बचा, और यहाँ से मिलता है 2, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आएगा 2, तो दिस इज 2k। तो अब इस पूरे वेक्टर को देखें, 6i माइनस जे प्लस 2k, 6i माइनस जे प्लस 2k, तो बेसिकली ये सी वेक्टर बचा है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका नेट रिजल्ट एक ऐसा वेक्टर है जो कि सी इटसेल्फ है, तो डी इज अ राइट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन।